2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे ने अब तमाम सवालों को जन्म दे दिया है। वो सवाल ये है कि जब एक साथ चुनाव होंगे उसका असर क्या पड़ेगा, उसका असर क्या होगा। जब लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो किस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? क्या विपक्षी पार्टियों को इसमें फायदा मिलेगा या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसका लाभ उठा पाएगी? इन तमाम सवालों के जो आपके मन में चल रहे होंगे वो जवाब हम देंगे, लेकिन इन जवाबों को देने से पहले हमें इतिहास को भी जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास में ही आगामी जो चुनाव एक देश एक चुनाव है उनके तमाम जो सवाल अभी पैदा हो रहे हैं उसके जवाब वही मिलेंगे। चलिए आपको विस्तार से हम समझाते हैं कि आखिर जब एक देश एक चुनाव होंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा और इसके पहले कब कब ऐसा माहौल रहा है कि उसका असर क्या पड़ा है। आपको पहले भी बता दें कि जब देश का पहला आम चुनाव हुआ था उस वक्त भी एक साथ ही चुनाव हुए थे। 1968 और 69 के बाद से यह स्थिति बदली और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं, आंकड़े बता देते हैं, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, चुनाव का गणित ये कहता है एक साथ चुनाव अगर होंगे तो ऐसी स्थिति में 77% मतदाता एक ही पार्टी को वोट करते हैं। मतलब अब तक का जो इतिहास रहा है, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो यानी लोकसभा में भी और विधानसभा में 77% जो मतदाता है एक ही पार्टी को वोट करते हैं। जरूरी अगर मान लीजिए कोई बीजेपी को वोट करता रहा है तो लोकसभा में भी बीजेपी को वोट करेगा, उनमें से 100 में से 77 लोग। और अगर कोई कांग्रेस या अन्य पार्टी को वोट करता है तो 100 में ये 77 वो लोग हैं जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक ही पार्टी को वोट करते हैं। यानी अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो ये जो 77% का ये जो आंकड़ा है वो एक ही पार्टी के पक्ष में जाता है। वहीं अगर बात कर लें कि अगर 6 महीने का अंतराल होता है, जैसे कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा जब चुनाव होते हैं उन राज्यों में उसी साल विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये 6 महीने का अंतराल हो जाता है, मान लीजिए कि मई में लोकसभा के चुनाव हुए और नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हुए, तो ये जो आंकड़ा होता है यानी एक ही पार्टी को वोट देने का जो सिलसिला है वो 61% पर आकर रुक जाता है। यानी जो आप पहले 77% का जो आंकड़ा था एक साथ चुनाव होने पर, वो आंकड़ा घट करके 61% हो जाता है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जब 6 महीने बाद होते हैं या 7 महीने बाद होते हैं, थोड़ा अंतराल होता है, उनमें क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। और जब एक साथ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे उसमें ज्यादा हावी रहते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वे कहीं ना कहीं दब जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2004 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो बेहद जरूरी हैं, क्योंकि यही आपको हम बताएंगे कि 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और जो सीटों का समीकरण रहा, वोटों का जो समीकरण रहा वो क्या रहा। अब आप देखेंगे कि 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को 145 सीटों पर जीत मिली थी। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो हार गई थी, कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी और 145 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जबकि कांग्रेस का वोट जो शेयर था 2004 के लोकसभा चुनाव में वो 26.53% था। अब बीजेपी को 138 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में जो सीटों का अंतर था वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। और बीजेपी को जो वोट शेयर की अगर बात की जाए मिलने वाले, वो जो है 22.16% वोट मिले थे 2004 के लोकसभा चुनाव में। अब इसी साल किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इसी साल ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव हुए। अब इन राज्यों के भी आपको समीकरण हम बताते हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे जो ये पैटर्न था, जो लोकसभा में चुनाव में जो पैटर्न सेट हुआ वही पैटर्न कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिला। अब आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओडिशा की। जब 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए उसी साल ओडिशा में विधानसभा के चुनाव थे और उस बार ये भी आपको बता दें बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन था ओडिशा में, यानी दोनों पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। तो यहां अब आप देखेंगे कि बीजेडी को 2004 के विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर जीत मिली और लोकसभा के चुनाव में 11 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को 32 सीटों पर जीत मिली, जबकि 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। कांग्रेस को 38 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में सफलता मिली, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को लोकसभा में जीत मिली। अब आप ये पैटर्न देखिए कि विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा।
और ये आप देखिए आंकड़ों से 61 अगर बीजेडी ने जीता तो लोकसभा में 11, क्योंकि 21 सीटें हैं लोकसभा की ओडिशा में, 11 सीटों पर जो है बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी ने जीत दर्ज की। बीजेपी को 32 सीटों पर सफलता मिली, तो लोकसभा में भी उसका सफलता देखने को मिला 7 सीटों पर, और कांग्रेस को 38 सीटें, यानी कांग्रेस यहां जो है कम उसका प्रदर्शन देखने को मिला, तो 2 सीटों पर उसको लोकसभा में जीत मिली। यानी अब आप पैटर्न देखिए कि किस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में जिसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लोकसभा में उस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। या आप यह भी कह सकते हैं कि लोकसभा में जिसका प्रदर्शन अच्छा रहा, विधानसभा में उस राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में उस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। अब यही आंकड़े आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेंगे। जब 2004 में एक साथ लोकसभा भी चुनाव हुए थे और उसी साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस ने यहां 65 सीटों पर जीत दर्ज की। और आपको यह भी बता दें कि 2004 में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। 65 सीटों पर आप देखिए कांग्रेस को जीत मिली, तो 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली। जेडीएस को 58 पे विधानसभा सीटों पर जीत मिली, तो 2 सीटों पर लोकसभा में उसको सफलता मिली। जबकि भारतीय जनता पार्टी उस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 79 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज किया, तो 18 सीटों पर आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को कर्नाटक में सफलता मिली। मतलब कहने का यह है कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो आपस में कहीं ना कहीं सिमिलर है। जो पार्टी विधानसभा में अच्छा कर रही है उसको लोकसभा में भी सीटें अच्छी मिल रही हैं। यानी जो मतदाताओं का जो पैटर्न है वो आप देखेंगे कि उस समय तक बरकरार रहता है। मतलब अगर उसी साल लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो मतदाताओं का जो विचार है या जो वोट देने का उनका जो मूड होता है, उसमें आपको बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अब ये बड़ी मजेदार बात है, और इसी वजह से जो एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है, उसमें यही है कि अगर एक साथ अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जिन जिन राज्यों में जिस जिस पार्टी का वर्चस्व, यानी उस बार जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, तो लोकसभा में भी अच्छा रहेगा और विधानसभा में अच्छा होने की उम्मीद रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के, क्योंकि इसी साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसी साल 2004 में ही आंध्र प्रदेश में भी जो है वो विधानसभा के चुनाव हुए। अब आप देखेंगे कि कांग्रेस को 185 सीटों पर सफलता मिली थी 2004 के विधानसभा चुनाव में। वाईएस राजशेखर रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। आंध्र के अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके पिता थे। और देखिए उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने 185 सीटों पर जीत दर्ज की। और आप ये भी देखिए लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को 29 सीटों पर सफलता मिली, जबकि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसको जो है 47 सीटों पर सफलता मिली थी। जबकि आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में उसको 5 सीटों पर सफलता मिली। टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति अब जो है बीआरएस हो चुकी है, और केसीआर उसके अध्यक्ष हैं। 26 सीटों पर 2004 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सफलता मिली थी। मतलब आप यहां भी देखेंगे वही पैटर्न, जिसने विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन अच्छा ही देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं 2009 की, क्योंकि 2004 के आपने ये समीकरण समझे, अब 2009 के भी समीकरण को आपको समझाते हैं कि आखिर क्या 2004 वाला जो पैटर्न था वही 2009 में भी बना रहा या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला। अब आप देखेंगे कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को कुल 206 सीटों पर सफलता मिली। कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 28.55% था। बीजेपी को 116 सीटों पर सफलता मिली और 18.80% जो है वो बीजेपी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। अब चलिए राज्यवार आपको बता देते हैं कि ये तो लोकसभा में भी देखिए ओवरऑल जो है बीजेपी और कांग्रेस ये दो बड़ी पार्टियां बनकर उभरी थी, और अब विधानसभा में भी फोकस कर लेते हैं। 2009 में ओडिशा में विधानसभा के चुनाव हुए। इस बार जो है बीजेडी और बीजेपी का जो गठबंधन था 2004 में वो टूट चुका था। दोनों पार्टियां अकेले अकेले चुनावी मैदान में थी, और बीजेडी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 103 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, और बीजेपी को विधानसभा के चुनाव में महज 6 सीटों पर सफलता मिली। कांग्रेस के खाते में कुल 27 सीटें गई। मतलब अब आप देखेंगे कि 103 सीटें अगर बीजेडी ने विधानसभा के चुनाव में जीती, तो लोकसभा के चुनाव में भी बीजेडी को 14 सीटों पर सफलता मिली। और अगर विधानसभा में बीजेपी की संख्या कम हुई तो आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जो संख्या है वो 0 हो गई। जबकि कांग्रेस को आप देखेंगे कि अगर 27 सीटें विधानसभा में जीत मिली तो कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटों पर भी सफलता मिली। मतलब यहां भी वही पैटर्न
कि जिसने विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा में उसको अच्छी सीटें मिली, या आप यह भी कह सकते हैं लोकसभा में जिसको अच्छी सीटें मिली, विधानसभा के चुनाव में उस पार्टी ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है अन्य पार्टियों के मुकाबले। तो अब इसी साल आंध्र में भी चुनाव हुए। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसी साल आंध्र प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव हुए। अब यहां देखिए आप समीकरण, कांग्रेस ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की और लोकसभा में कुल 33 सीटों पर सफलता हासिल की। टीडीपी का 2004 के मुकाबले ग्राफ बढ़ा, 92 सीटों पर टीडीपी को जीत मिली और अब आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में 6 सीटों पर जाकर के सफलता मिली। टीआरएस की अगर बात करें तो 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव में टीआरएस को जीत मिली, तो 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव में सफलता मिली। मतलब यहां भी वही पैटर्न कि जिसने विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा के चुनाव में उसकी सीटों की संख्या अधिक रही। और इसी साल जब अब 2014 की बात कर लेते हैं, यह वो दौर था जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, वो देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने और 3 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार लगभग 3 दशकों के बाद 2014 में भारत में बनता है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 44 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, 19.31% वोट उनको जो है कांग्रेस के खाते में गए। बीजेपी को 282 सीटों पर सफलता मिली और 31% वोट यानी 31% मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अब इसी साल किन किन राज्यों में चुनाव हुए, वहां क्या समीकरण बदले? क्योंकि 2004 और 2009 में तो यूपीए को सफलता मिली, कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन 2014 के बाद से आप देखेंगे स्थिति बदली और केंद्र में बीजेपी का उभार हुआ। ऐसी परिस्थिति में अब आप देखेंगे कि कांग्रेस आंध्र में वो कमजोर हो गई, टीडीपी का उदय होता है 2014 के विधानसभा चुनाव में। अब आप देखेंगे कांग्रेस जो पहले 2004 और 2009 में इतना धमाकेदार प्रदर्शन कर रही थी, उसी कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है वो 21 हो गई। अब आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है वो घट करके 2 हो गई। मतलब कहने का मतलब है जब कांग्रेस आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में कर रही थी, तो लोकसभा के चुनाव में भी उसके सीटों की संख्या ज्यादा थी। और ऐसी परिस्थिति में जब विधानसभा में उसकी सीटों की संख्या कम होती है, तो लोकसभा में आप ये सीटों की संख्या देखिए महज 2 आ जाती है। टीडीपी का आप देख लेते हैं, 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव में टीडीपी को सफलता मिली और आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में उसको 16 सीटों पर जीत हासिल होती है। और टीआरएस की अगर बात करें तो 63 विधानसभा सीटों यानी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर केसीआर की पार्टी उभरती है और लोकसभा के चुनाव में उसको 11 सीटों पर सफलता मिलती है। मतलब वही पैटर्न 2004 और 2009 में जो पैटर्न था, वही पैटर्न आपको 2014 में भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार जिस पार्टी की सीटें विधानसभा में बढ़ रही हैं, लोकसभा के चुनाव में भी उसकी सीटें बढ़ रही हैं और जिसकी कम हो रही हैं उसकी कम होते जा रही हैं। मतलब अब जब एक देश एक चुनाव की जब मुद्दा ये बातचीत चल रहा है, उसमें यह अहम हो जाता है कि जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं एक ही पार्टी के पक्ष में अधिकतम मतदान करता है, यानी उसके लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं रह जाता। लेकिन जब अंतर बढ़ता है, समय अंतराल बढ़ता है, तो उसके मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 2014 में ओडिशा के नतीजे की। इस साल यहां चुनाव हुए और बीजेपी और बीजेडी फिर से अलग थे। 117 सीटों पर बीजेडी को जीत मिली और 20 लोकसभा सीटों पर नवीन पटनायक की पार्टी ने अपना झंडा बुलंद किया। बीजेपी 10 सीटों पर जीती। तो लोकसभा के चुनाव में जब 2014 में बाकी राज्यों में मोदी लहर थी, तो ओडिशा में मोदी लहर काम नहीं आई और बीजेपी महज 1 सीट पर जीत पाई। कांग्रेस 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती है, तो लोकसभा के चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुलता। मतलब यहां भी वही हाल कि विधानसभा में अगर बीजेडी बढ़ती है तो लोकसभा में भी उसके सीटों की संख्या बढ़ती है। बीजेपी और अगर कांग्रेस की सीटें कम होती हैं विधानसभा के चुनाव में, तो लोकसभा में भी उसके सीटों की संख्या घट जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अरुणाचल में, क्योंकि 2014 में अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए और आप देखेंगे कि कांग्रेस को 42 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में जीत मिलती है और यहां 2 लोकसभा की सीटें हैं, तो 1 लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती है। बीजेपी को 10 सीटों पर सफलता मिली, तो यहां क्योंकि 2 ही लोकसभा सीट है तो कांग्रेस और बीजेपी में बंटवारा हो गया, बीजेपी को 1 सीट पर सफलता मिली। तो यहां कोई बहुत अंतर नहीं, लेकिन जब आप वोटों के हिसाब से आप आंकड़ा लगाएंगे तो आपको यह अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। अब आप बात कर लेते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 2004, 2009 और 2014 में जो पैटर्न था, क्या 2019 में भी वही पैटर्न बना रहा या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला? तो बात कर लेते हैं, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को कुल 52 सीटों पर सफलता मिलती है और 19.49% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जबकि बीजेपी
303 सीटें पाने में कामयाब रहती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और 37.36% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अब इसी साल ओडिशा में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो क्या वही पैटर्न 2004, 2009 और 2014 वाला पैटर्न 2019 में रहता है? यह भी बेहद अहम है, क्योंकि जब 2019 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेडी को, यानी नवीन पटनायक की जो पार्टी है, वो लगातार अपना जो पकड़ है वो ओडिशा में बनाए हुई थी और 112 सीटों पर नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजेडी, उसको सफलता मिलती है। अब आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में भी 12 सीटों पर नवीन पटनायक की पार्टी को जीत मिलती है, जबकि बीजेपी को 23 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती है, तो महज 8 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीत पाती है, जबकि कांग्रेस की जो सीटों की संख्या विधानसभा के चुनाव में थी वो घट करके 9 आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस महज 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाती है। मतलब वही पैटर्न कि अगर विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी का दबदबा है, लोकसभा के चुनाव में भी उस राज्य में उसी पार्टी का दबदबा है, उसके ही सीटों की संख्या ज्यादा है। जिस पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में कमजोर था, लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन फीका है। अब बात कर लेते हैं आंध्र के नतीजे की, क्योंकि 2019 में आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और आप देखेंगे ये उदय होता है YSRCP, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। कांग्रेस में उनके पिताजी थे YS राजशेखर रेड्डी। उन्होंने जो है कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में सत्ता दिलाई थी, लेकिन नाराजगी के बाद जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अकेले दम पर अपनी पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और 2019 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं, 151 सीटों पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को जीत मिलती है। अब आप ये पैटर्न आप लोकसभा में भी देखिए, अगर विधानसभा के चुनाव में उनको सफलता बड़ी मिल रही है, तो लोकसभा के चुनाव में भी 22 सीटों पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को जीत मिलती है, जबकि चंद्रबाबू नायडू जो उनकी टीडीपी है 23 विधानसभा सीटों पर वो जीत पाते हैं। और आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में भी उनके सीटों की जो संख्या है वो कम हो जाती है, यानी 3 सीटों पर ही जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है वो लोकसभा के चुनाव में जीत पाती है, क्योंकि पैटर्न वही, अगर विधानसभा में आपका प्रदर्शन अच्छा है तो लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है, और अगर प्रदर्शन आपका विधानसभा के चुनाव में खराब है तो लोकसभा में भी उसका असर साफ देखा जा सकता है। 2014 में अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए। यहां देखिए कांग्रेस को 4 सीटों पर सफलता मिली और आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जबकि आप देखेंगे बीजेपी 41 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती है और 2 लोकसभा सीटों पर महज बीजेपी को जीत, क्योंकि यहां 2 ही लोकसभा की सीटें हैं और ये दोनों जो हैं वो बीजेपी के खाते में चले जाते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो बेहतरीन था, जबकि कांग्रेस के प्रदर्शन में ये गिरावट अगर विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली तो लोकसभा में भी कांग्रेस के प्रदर्शन में गिरावट साफ देखने को मिली। अब ये इन सबको समझने के लिए आपको ये भी बता दें कि जब अब एक देश एक चुनाव होंगे तो ये जो आपको आंकड़े हमने बताए वो स्पष्ट है कि अगर जो समय अंतराल है, एक ही समय पे अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जो वोटर है वो एक ही पार्टी की तरफ उसका रुझान जो है ज्यादा रहता है। मतलब अगर विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को वोट करेगा, लोकसभा के चुनाव में भी उसी को अपना मत देगा। अब कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। 1999 में 74% क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीते। मतलब जब 1999 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए तो 74% जो विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र थे एक ही पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। जब 2004 में ये चुनाव हुए लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग राज्यों में, तो 79% क्षेत्रों में एक ही पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की। अब 2009 में ये आंकड़ा थोड़ा गिरता है, क्योंकि 2009 के बाद बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां थी जिनका जो उदय है वो काफी मजबूती से हो चुका था। ऐसे में 2009 में ये आंकड़ा गिर करके 57% क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं और 2014 में ये आंकड़ा गिर करके 39% पर आ जाता है, क्योंकि तब तक बीजेपी का उदय हो चुका था और बहुत सारे ऐसे देश में राज्य हैं जहां बीजेपी अभी भी सत्ता में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 39% क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करते हैं। तो आपको हमने ये जो आंकड़े बताए वो स्पष्ट करते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो एक ही पार्टी को उस राज्य में ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसी परिस्थिति में ये आंकड़े इस बात की जो है गवाही देते हैं। उम्मीद है आपको ये जो आंकड़े थे वो स्पष्ट समझ में आ गए होंगे, और जब अब केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव करने पर विचार कर रही है, उसके आने वाले समय में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।